नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आपसे हम कर रखे हैं कि आप अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इस लॉकडाउन को हल्के में तो बिल्कुल भी न लें। हमारी द्वारा अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी नहीं होती तो इस वक्त हम भी अपने परिवार के साथ अपने घरों में ही होते। तो फिर हमारी जगह आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और देश को भी सुरक्षित रखिए। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश भर में छत्तीसगढ़ ने कोरोना के मरीजों को सबसे जल्दी ठीक कर एक मिसाल पेश कर दी है। रायपुर एम्स की यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुकी है। अब रायपुर एम्स सार्क देशों से कोरोना से इलाज और बचाव का अनुभव साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली एम्स के साथ की रायपुर एम्स को भी शामिल किया गया। सार्क देशों के चिकित्सक और वैज्ञानिकों के साथ रायपुर एम्स कोरोना से बचाव और इलाज का तरीका साझा करेगा। छत्तीसगढ़ में अब तक 10 कोरोना संक्रमितों में से 9 ठीक हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को देश भर में सराहा जा रहा है और देश भर में इसकी सराहना हो रही है। ने जो रिपोर्ट सबमिट की वह इतनी प्रभावशाली रिपोर्ट थी, इतनी बड़ी साइंटिफिक रिपोर्ट थी कि उससे सभी लोग प्रभावित हुए। 100% कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरीजों को बचा ले जाना, यह बहुत ही खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि की। तो चलिए, अब जिज्ञासा आप लोगों के मन में हो रही होगी कि यह सब संभव कैसे हो पाया। तो एम्स डायरेक्टर नितिन एम नागरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि सर कैसे आपने ये चमत्कार कर दिखाया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप इतना सब कर पा रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एम्स, रायपुर एम्स ने बहुत अच्छा काम किया। ये सब कैसे संभव हो पाया सर? क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरह की रणनीति के तहत काम किया आपने? जैसे कि आपने बिल्कुल बताया कि एक ये वैश्विक महामारी है और अगर हम पिछले 2 से 3 महीने में देखें तो ये अब आंकड़ा अब 13 लाख के आसपास पार हो चुका है और इसमें करीबन 70,000 मौतें भी अलग अलग देशों में हुई। उसी तरह से फिर ये हमारे देश में भी आया। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही हमको सबको सतर्क कर दिया था कि इस तरह से कोई एक कोरोना वायरस है जो इंडिया को भी कभी भी हमारे को चपेट में ले सकता है। तो उसी तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अपने स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने तुरंत तैयारियों का जायजा लिया। हमने अपने यहाँ से हॉस्पिटल में जो तैयारियां रखनी थी, समुचित जो भी तैयारी है, डॉक्टर्स के हिसाब से पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, इक्विपमेंट जो होती है उसके लिए जो अलग से लगती है, चाहे वो आईसीयू बेड्स है, वेंटिलेटर्स हैं, अलग से हमने उसके लिए स्क्रीनिंग एरिया और ट्राइज एरिया और वार्ड तैयार किए। जो एक डेडिकेटेड 200 बेड की फैसिलिटी है, जो एक बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो मेन हॉस्पिटल से अलग था। अपने स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत इसमें अच्छी पहल की। लॉकडाउन अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हुआ, पब्लिक की जो मूवमेंट है वो कम हो गई, गैदरिंग्स कम हो गई और अपनी वैसे भी पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ है। बाकी कुछ स्टेट से जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारे 2.5 और 3 करोड़ के बीच में है। तो वो एक फैक्टर, पब्लिक मूवमेंट कम करना, लॉकडाउन, जो बार बार कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हॉस्पिटल की तैयारियां, एक सेंट्रलाइज्ड जो डिस्कशन हो करके एक जो फैसले होते रहे वो बहुत अच्छा रहा। और अपने एम्स में VRDL लैबोरेटरी है जो वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, इसने पूरे स्टेट के सैंपल्स, करीबन 2,500 से ऊपर भी सैंपल्स यहाँ टेस्ट हुए। 24 घंटे यहाँ काम होता है, जिसमें 10 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए। सबके सपोर्ट के साथ हमने 9 पेशेंट्स को सक्सेसफुली, जिसमें से एक राजनांदगांव में भी थे और एक बिलासपुर में थे, उनको भी डिस्चार्ज करके अभी सिर्फ एक पेशेंट का इलाज हो रहा है, वो भी ठीक है जी। अभी तक सिर्फ सर हम सुनते ही आए थे कि ईश्वर होता है, देवदूत होते हैं और साक्षात इस जीवन में हमने आप लोगों को देख भी लिया और परख भी लिया। सवाल ये सर कि एक मिसाल आप लोगों ने कायम की है रायपुर में कि 10 में से 9 मरीजों को ठीक कर लेना और एक को भी आप लगातार उसका विशेष ध्यान दे रखेंगे और वो भी हम सफल होंगे। सवाल ये कि ये सब जो मिसाल कायम करने में आप लोगों को कामयाबी मिली, इसमें कहीं कोई चुनौती आपको पेश आई होगी सर? देखिए, एक तो अच्छी बात ये रही कि ये सभी मरीज रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप के थे और बहुत ज़्यादा हम एक टर्म यूज़ करते हैं कोमॉर्बिडिटी, मतलब जैसे अगर हम विदेशों में देखें तो वो बुजुर्ग भी ज़्यादा थे जिनकी डेथ हुई है, ज़्यादा बीमार हुए हैं या जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। तो
उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, जिसको पहले से ही मान लीजिए डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है, तो हम लोग इस मामले में लकी थे। तो ऑल्दो हमने तैयारी आज भी रखी है, अगर ऐसा कोई सिक पेशेंट आएगा तो आईसीयू बेड की, वेंटिलेटर की आज अगर आवश्यकता पड़े तो तैयारी पूरी है। जी। सबसे अच्छी बात ये थी, चुनौती जो थी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। चीज़ें तो सब जगह अवेलेबल रहती है, मेरे ख्याल से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफ़ी डेवलप हो गया पिछले अगर 5 से 10 सालों में, खास कर हम देखें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़े बड़े अस्पताल और वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी आ चुके हैं इवन प्राइवेट सेक्टर में। तो सबको ऑर्गेनाइज करके रखना और प्लानिंग करनी कि ऐसे पेशेंट आने से पहले आपकी तैयारी पूरी हो। तो जब पहला पेशेंट डायग्नोज होकर के हमारे पास रात में ही करीबन 1 या 2 बजे पेशेंट एडमिट हो सका और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तैयारी पूर्व में ही करके रखी गई थी। बिल्कुल। अब सर मैं अब ईश्वर चाहे ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा सवाल है कि अभी भी कई ऐसे पेशेंट होंगे, कई ऐसे संदिग्ध होंगे जिनकी अब सैंपल जांच के लिए आप लोगों ने भेजे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो सभी नेगेटिव आए, लेकिन उसके बाद भी जो वैश्विक स्तर पर स्थितियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा सवाल ये है कि क्या किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त हैं? में सरकार ने और इवन अपने दिल्ली में मंत्रालय ने बिल्कुल गाइडलाइंस क्लियर बताए हुए हैं कि आपके पास डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बेड्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए और आपके पास क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ हों और बाकी हॉस्पिटल बेड्स आइडेंटिफाइड हो। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे करके रखा है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 200 बेड्स की व्यवस्था है और 300 हमारे रेडी है, तो 500 बेड तो यही एम्स रायपुर में रेडी है इस पर्टिकुलर कोविड-19 के हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने हॉस्पिटल्स को रेडी किया हुआ है और उनके भी डॉक्टर्स लगातार यहाँ आकर के, चाहे वो रायपुर के ही हो या राजनांदगांव के हो या जगदलपुर के हो, यहाँ सब उन्होंने भी आके यहाँ ट्रेनिंग करा के गए हैं। उनके डॉक्टर्स, नर्सेज, उनका टेक्निकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ आ चुका है। तो वो भी तैयारी है, क्योंकि पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में भी इस तरह के मरीज आएंगे और उनका इलाज होना चाहिए। जी। सर आप लोगों के लिए एक पास की में एम्स के पास ही एक होटल लिया गया और उसमें जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और आप लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई, क्या उससे कोई फायदा हुआ? बहुत अच्छा वो, क्योंकि उसमें क्या है कि जो वो घर नहीं जा सकते, क्योंकि वो खुद संक्रमण उनमें, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स का बचाव ही हमारी प्रायोरिटी है, वही हमारी स्ट्रेंथ भी है, उनको बचाना भी हमारे को बहुत जरूरी है। और ये 24 घंटे उनको काम करना है और डायरेक्टली कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट को उनको फेस करना है, तो पूरा उनको प्रोटेक्टिव डिवाइस दिए जाते हैं। उस जो 1 हफ्ते की उनकी ड्यूटी होती है उस दौरान पूरा टाइम वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, उनको वहीं पे हमने कमरे दिए हुए हैं। और उसके बाद 1 हफ्ते की ड्यूटी के बाद उनको 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन की हमने फैसिलिटीज दी है, जिसमें चाहे वो होटल हो या हॉस्पिटल के भी कुछ हॉस्टल्स हैं उस एरिया में, उसको हमने यूज किया हुआ है। 2 हफ्ते के लिए वो फिर यही रहेंगे, उसके बाद ही वो घर जा सकेंगे अपने। जी। सर मैं एक और चीज़ ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की स्थिति को अगर देखा जाए तो वहाँ पर अभी कई स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं, हालांकि पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर थी। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए किस तरह के इंतजाम हैं, किस तरह से आप लोग ध्यान रख रहे हैं? देखिए, ये तो प्रॉब्लम दुनिया भर होती है कि हेल्थ केयर वर्कर्स ही फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और ये वायरस एक बहुत अनयूजुअल वायरस है कि जो बहुत जल्दी कहीं से भी स्प्रेड हो जाता है। इसी का नतीजा यही है कि पूरी दुनिया भर इतने केसेस इतने कम ड्यूरेशन में हो गए और ये पैंडेमिक घोषित हुआ। तो ये एक प्रोटेक्शन तो लेना जरूरी होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। डॉक्टर्स भी अपने तरफ से, इवन हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज में भी, चाइना में भी, डेफिनेटली उन लोगों ने भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज किए होंगे, लेकिन ये वायरस तो भी कहीं ना कहीं से, जैसे कहते हैं ना, स्नीक कर जाता है, वहीं से वो पॉसिबिलिटी एक बनी रहती है। ये खतरा हेल्थ केयर वर्कर्स का एक प्रोफेशनल हैजार्ड है, मगर तैयारी अपने तरफ से पूरी करनी है, प्रोटेक्शन पूरा लेना है। लगातार डॉक्टर्स को हाथ धोने के क्या सिस्टम्स हैं, किस तरह अपने आप को वो पूरा गाउन में रखना है। कोई भी डायरेक्टली जो पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी से लेकर के फैकल्टी मेंबर तक, जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, सबको वो पहनना कंपलसरी है। जी। सर, चूंकि अभी ये पूरा देश अब आपको और मुझे देख रहा है, तो एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि रायपुर ने जो मुकाम हासिल किया, छत्तीसगढ़ में जो अचीवमेंट हुआ, उसके लिए रणनीति और किस तरह की टेक्निक्स अपनाई गई, किस तरह से हम काम कर पाए, एक बार फिर से थोड़ा दर्शकों को बताएं। सर, हमने शुरुआत में ही जब ये, जैसे मैंने बताया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके रखा था। एक सेपरेट बिल्डिंग जो हमारी अदरवाइज आयुष की फैसिलिटी थी, वो एक अलग बिल्डिंग हमारे पास पहले से ही तैयार थी, उसको हमने टोटली सेग्रीगेट कर दिया, जहाँ पे स्क्रीनिंग की एरिया, उसमें ट्रायज की एरिया, ट्रीटमेंट की एरिया
जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स है उनके लिए एक अलग वार्ड, जो डायग्नोस्ड पेशेंट्स है उनके अलग एरिया, सेपरेट रूम्स, और प्लस एक ऑपरेशन थिएटर भी। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है जिसको डिलीवरी का या कोई केस बनता है तो वो भी हमने पहले से तैयार करके रखा। स्टाफ हमने चिन्हांकित किया, जो नर्सिंग से लेके बाकी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल सबकी ड्यूटियां बांटी, और साथ में उनको हमने ये भी कहा कि कोर टीम में जो भी अपने आप को इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेना चाहे और वॉलंटियर करना चाहे, हमने सबको कहा कि आप मन से इसमें जुड़ें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा देश और पूरा विश्व लड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है जो खुद चाहते कि हम इस चीज में बढ़ चढ़ के आगे आके आपको हेल्प करें, तो बहुत हमारे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन था, और मेरे ख्याल से यही चीज हमको बहुत आज हेल्प कर रही है। जी सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, हो सकता है आपका विशेषाधिकार हो तो आप उसका जवाब ना भी दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया? चूंकि कोरोना को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि कौन सी दवाई दी जा रही होगी, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा होगा, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी जैसा अभी तक मुझे पता है, तो फिर क्या आप लोग ट्रीट कर पा रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि बहुत कम दिन हुए हैं, जैसे HIV का जो वायरस है काफ़ी सालों से लोगों को पता था, उसके अगेंस्ट एंटीवायरल दवाइयाँ पता है जो दी जाती है ट्रीटमेंट में। उसी तरह से बहुत सारे वायरल डिजीजेज हैं, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चिकन, अलग अलग वैक्सीन उसके लिए तैयार हुए हैं। इसमें बहुत कम दिन हुए हैं, वैक्सीन बनाने में 6 से 9 महीने लगते हैं, दवाइयाँ भी आइडेंटिफाई करने में और उसको अप्रूवल देने के लिए, चाहे वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो या US में कहीं से भी हो, तो उसको टाइम लगता है। तो इसलिए मेन ट्रीटमेंट इस वक्त जो रही है वो सपोर्टिव केयर और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, तो वो उसका बहुत बड़ा रोल है। वेंटिलेशन अगर किसी को ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन देने के मरीजों को, तो वो फैसिलिटी हमेशा हर फैसिलिटी में जहाँ पे भी इस तरह के मरीज इलाज हो रहे हैं ये तैयार होकर रखना चाहिए हमेशा के लिए। और प्लस कुछ दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICMR के थ्रू, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या जो और कुछ एंटीबायोटिक्स है वो जो अप्रूव किए गए हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि वो खाली जो डॉक्टरी जो एडवाइस है उसके बाद ही हमको देना है उनको। जी एक और चीज़ सर ये भी कि लॉकडाउन की अभी जो मियाद क्या वो 21 दिन के लिए थी और 14 तारीख को ख़त्म होगी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन शुरू हुआ तो उससे फिर कोई स्थिति बिगड़ सकती है? उसको लेकर आपकी क्या सलाह रहेगी? उसे वापस शुरू किया जाना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए? एक डॉक्टर के नाते आप क्या सलाह दे पाएंगे? देखिए, एक मेजर कारण हमारे यहाँ कम केसेस जो शुरुआत में आए हैं, खास करके अगर हम अपना भी स्टेट देखें, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं, जहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रही है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रही, अगर हम स्टडी करें अपने बाकी स्टेट्स, बाकी शहर, तो जो मोस्ट पॉपुलस एरियाज हैं वहीं पे अनफॉर्चुनेटली केसेस भी सबसे ज़्यादा थे। पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, ये बिल्कुल सही है, होता है। इसलिए लॉकडाउन से, सोशल डिस्टेंसिंग से नंबर ऑफ केसेस हम घटाने में सक्सेसफुल रहे हैं। अब क्या रणनीति रहेगी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन से एक दूसरे से फैलने का जो खतरा था वो पक्का कम हो गया था इन्फेक्शन का। आने वाले टाइम में सरकार अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हुए, आई एम श्योर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रॉपर स्टेप्स लेंगे कि किस तरह से इसको लॉकडाउन को खोलना, क्योंकि एक मेजर इशू है और ये इशू बाकी देश भी फेस कर रहे हैं जहां भी लॉकडाउन किया हुआ है। जी सर, कई लोगों को आप लोग सलाह देते हैं कि अगर कहीं थोड़ा सा भी ऐसा संक्रमण जैसा उनको लगता है कि हाँ मुझे ये हो सकता है, तो आप लोग कहते हैं कि सेल्फ क्वारंटाइन आप रखिए। तो उस सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान उनकी क्या डाइट को, क्या रूटीन को, किस तरह से वो अपने आप को अब मोटिवेट करें और खुद स्वस्थ हो जाए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, उसके लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल, अगर जैसे उनको अपने घर में ही रखना है और एक प्रॉपरली, मतलब सेपरेट, चाहे बाकी और फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे अपना डिस्टेंस रखें, अपने कपड़े जो यूज़ करते हैं, टॉवेल यूज़ करते हैं, वो सब अपना अलग रखें और डेली उसकी क्लीनलीनेस इंश्योर करें। खुद की जो पर्सनल हाइजीन है वो देखें, और अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो खुद मास्क जरूर पहने, उससे दूसरे को संक्रमण कम होता है। नॉर्मल डाइट ले, अच्छा बैलेंस डाइट बेस्ट होता है, और साथ में एडिक्वेट फ्लूइड्स, मतलब खूब पानी, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी थोड़ा सा इस वेदर में डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है, तो प्रॉपर फ्लूइड इंटेक लेते रहे। कम लोगों से मिले, पब्लिक इंटरेक्शन तो बिल्कुल ही ना करें, लॉकडाउन की वैसे भी स्थिति है तो ओपन स्पेसेस में, पब्लिक एरियाज में ना जाएं। जी, क्योंकि सर जिज्ञासा लोगों की बहुत ज़्यादा है, तो सवाल मेरे पास लगातार आ भी रखे हैं, तो एक उसी में से आम सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक आम नागरिक का ये पूछना चाह रहा है कि क्या हम इससे टोटली सेफ हो पाएंगे, ये हम इस वायरस को टोटली कभी ख़त्म कर पाएंगे, या इसके लिए क्या हम कोई दवा ऐसी ईजाद कर लेंगे, ऐसी कोई वैक्सीन ईजाद कर लेंगे कि हम इसको टोटली ख़त्म कर पाएँ, या फिर ये लंबी चलेगी?
जैसे कि लग रहा है कुछ महीने तो देखिए चलेगी, बिकॉज ये वक्त तो लगता ही है और अभी स्प्रेड कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज में पीक आके पीक खत्म हो गया। जहां पहले आया होगा, मान लीजिए चाहे चाइना था, इटली था और यूरोपियन कुछ और कंट्रीज, अभी यूएस का पीक अभी शायद आ रहा है। तो ये धीरे धीरे इस तरह से हम लोग पीक को पार होकर के दूसरे तरफ जा रहे हैं। अगर हम पुराने अगर हिस्ट्री देखें, चाहे 500 साल से 1000 साल से अलग अलग पैंडेमिक्स आए हैं। कभी प्लेग से आता था, कभी वो वायरल इन्फेक्शन से आया है, कभी फ्लू का पेंडेमिक आया है। धीरे धीरे हर चीज के ऊपर मानवता ने सक्सेस पाया है। अब तो हमारे पास इतने सारे हॉस्पिटल्स है, वैज्ञानिक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो पहले नहीं थी, तो भी हमने स्मॉल पॉक्स पे विजय पाया। बहुत सारे डिजीजेस पर हमने दवाइयां भी बनाई, ईजाद की, और चाहे वायरस का भी अगर हो तो वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग्स भी बन के आए। इवन HIV के बारे में एक बार ऐसे सोचा जा रहा था कि हम जीत पाएंगे, तो जीत सके हैं। स्मॉल पॉक्स तो पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया, पोलियो लगभग इरेडिकेट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ महीनों में विजय जरूर पाएंगे। अभी कुछ महीनों का ही शायद, क्योंकि ये एक्सपोजर है वायरस का, साइंटिस्ट खूब इस पर काम कर रहे हैं, दुनिया भर काम कर रहे हैं, और हम लोग का जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से वो भी इस पे काफी काम में आएगा। जी सर, एक बार फिर मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि सार्क अपने देश के साथ साथ सार्क देशों में भी अब रायपुर एम्स की चर्चा है। तो उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी तैयार की है कि किन पॉइंट्स पे हमको बात करनी है, हम कैसे दुनिया को सलाह दे पाएंगे कि आपको कैसे अपने मरीजों को स्वस्थ करना है? जी बिल्कुल, ये हम पहले भी एक बार हम वेरियस मेडिकल कॉलेजेस के साथ इंटरेक्ट किए हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो हमने एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिजीज की, डिजीज कहाँ से, कौन से वायरस से होता है, कैसे फैलता है, कितने केसेस अभी तक आए, एक साइंटिस्ट जो है वो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे जो लैब है, क्योंकि इसकी बड़ी स्पेशल लैब होती है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो भी स्पेसिफिक है वायरल डिजीजेस के लिए, ये पर्टिकुलर कोविड-19 के लिए, उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। फिर इन पेशेंट्स का नॉर्मल मैनेजमेंट क्या है, जैसे आप पूछ रहे थे कौन सी दवाइयाँ दी जाती, क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और चौथा, जो बहुत सीरियस और सिक पेशेंट्स होते हैं, इनको ICU केयर, वेंटिलेटरी सपोर्ट, ये सब देना पड़ता है, तो वो भी हम कवर करेंगे सब कुछ उसमें। जी सर, चूंकि आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिज्ञासाएं लोगों की भी है और सवाल, और ये एक ऐसा अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही सुनना चाह रहे हैं कि एक डॉक्टर क्या कह रहा है, उसकी सलाह क्या है। तो फिर शायद हमारे दर्शकों के लिए सबसे ज़्यादा आप इस वक्त महत्वपूर्ण हैं। दवाइयों के बारे में आपने कहा और सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन क्या इसकी वैक्सीन के लिए वाकई में अभी कोई काम चल रहा है? हालांकि मेरा एक सवाल आपसे हो चुका है इस पर लेकर, लेकिन क्या अभी कोई काम चल रहा है कि हाँ जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन का इजाद कर लें, या फिर अभी सिर्फ हम लोगों को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं? स्वस्थ तो करना है ही, वो तो प्रायोरिटी है, डेफिनेटली इमीडिएट प्रायोरिटी तो वही है। जो जैसे मैंने बताया, कुछ जो मेडिकेशंस ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो हम ऑलरेडी उसको यूज कर ही रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन है, ये दवाइयां यूज हो रही हैं। वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है। वैक्सीन जब डेवलप होते हैं तो आपको उसका सेल में कहीं मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, उसको एनिमल टेस्टिंग मॉडल्स होते हैं, एथिकल इश्यूज होते हैं, फिर ह्यूमन टेस्टिंग होती है। इसमें 6 से 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन इसमें US, चाइना, हमारे देश का भी सपोर्ट उसमें रहता है, और सब मल्टीपल कंट्रीज इसमें मिल करके WHO के सपोर्ट के साथ वैक्सीन इसका जरूर तैयार होगा। तब तक तो जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है उससे हमको काम चला। सर, एक लास्ट आपका एक मोटिवेशनल मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो सतर्कता के बारे में बार बार कहा जाता है कि अब जागरूक रहे कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो बारे में बताया जाता है, या भीड़ ना लगाए, ये बिल्कुल वाकई बहुत ज़रूरी है इस स्टेप पे, इस स्टेज पर। बाद में चलिए बात जैसे भी होती है, लेकिन इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात है कि जो मेजॉरिटी केसेस, 80% से अधिक जो केसेस थे लगभग, वो माइल्ड या मॉडरेट इन्फेक्शन होकर के, और वो ठीक होकर के दुनिया भर वो ठीक होकर के अपने घर जा रहे हैं। 10 से 20% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है, और जिनको ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होती है, और एक कंडीशन होती है ARDS, वो डेवलप होने से वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पूरी अगर हम वैश्विक मोर्टेलिटी रेट देखें तो खाली 5% है। तो डरे नहीं, मेजॉरिटी पेशेंट्स इसमें ठीक हो जाएंगे। सतर्कता जरूरी है, और ऐसा कोई भी सिम्टम लगता है तो अपने डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं, और फिर वो आगे जरूरत पड़ने पर आगे जांच चेक करेंगे। जी सर, जब अगर साक्षात भगवान सामने हो तो किसी का मन नहीं होता कि उनसे दूर हो, और यही वजह है कि जिज्ञासाएं मेरी लगातार जागती जा रही हैं, सवाल लगातार आ रहे हैं।
मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए? लगातार जो तनाव इस स्थिति में लोगों के दिमाग पर है वो कैसे कम हो पाएगा सर, और क्या वो बीमारी से लड़ने में कहीं कोई बाधा साबित होता है? देखिए, जैसे हम लोग खुद देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स ठीक होके जा रहे हैं वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं। जी। जब वो आए थे हम देख रहे थे कि उनको स्ट्रेस था उनके ऊपर, क्योंकि देखिए लोगों को ये अभी टीवी वगैरह जिसके अच्छे माध्यम से लोगों को नॉलेज भी होती है, लेकिन उनको एक डर भी बैठ गया कि कहीं इवन विदेशों में जो सो कॉल्ड बहुत एडवांस कंट्रीज थी, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, इवन चाइना में मेडिकल फैसिलिटीज हाई टेक्नोलॉजी की हैं, वहाँ पे भी वो कुछ जानों को नहीं बचा पाए थे। लेकिन फिर मैं वही बताऊंगा कि वो मोर्टेलिटी रेट्स यूजुअली बहुत जो एजेड पेशेंट थे या इनको और जो अन्य डिजीजेस थे वही थे, तो डरे नहीं, ज़्यादा करके पेशेंट्स ठीक होकर के ही निकलेंगे। इनिशियली उनमें डेफिनेटली स्ट्रेस के सिम्टम्स थे। डॉक्टर्स हमेशा ही, जैसे मैं कैंसर के भी बहुत पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं, तो परिवार के जो उनके पेशेंट के रिलेटिव्स हैं सभी और पेशेंट खुद, उनको स्ट्रेस तो रहता ही है। तो डॉक्टर की एक जिम्मेदारी है, नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि अच्छी तरह से मरीज को समझाएं, और जब वो ठीक होने लग जाते तो उनमें एक कॉन्फिडेंस भी जागता है, उनमें और उनके रिश्तेदारों में भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि न्यूज़ 18 लगातार जब आपको जैसी ज़रूरत पड़ेगी अब इस कोरोना वायरस के इस काल के दौरान, तो हम आपके लिए तत्पर हैं, और जब आप कहेंगे तब हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी व्यस्तताओं से समय निकालने के लिए। तो वाकई में देश में अभी देवदूत के रूप में डॉक्टर्स की हैं, और छत्तीसगढ़ में, जैसा कि और अन्य प्रदेशों में भी आपने सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई में जब तक हम हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़ा सा ध्यान आपको अपने आप पर भी रखना है, डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और अपने घरों में रहना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।